हेलो साथियों, क्या हाल चाल है। जय हिंद। मैं विनय यादव आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्यारे से यूट्यूब चैनल करियर अकेडमी कुंडा पे। तो जैसा कि थंबनेल तो देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग बात करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो आज हम लोग बहुत आराम से, बहुत व्यवस्थित तरीके से करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ेंगे। सबसे पहली बात है कि ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत मजबूत चैप्टर है और इस चैप्टर से आपके यूपी बोर्ड में टोटल 7 नंबर का प्रश्न बनता है। तो आज हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और आने वाली क्लासेस के अंदर धीरे धीरे हम लोग इसको कवर करेंगे। चलिए समझते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये हमारे पास यूनिट नंबर 2। ठीक है, चलिए एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल एकदम आसान शब्दों में, एकदम आसान भाषा में। तो भैया हमारे पास ये जो यूनिट है, ये हमारे पास है यूनिट 2 और इस यूनिट का हमारे पास नाम होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक बात है, यूनिट 2 है और यूनिट का नाम क्या है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स नाम है। अगर मैं आपसे थोड़ा इधर साइड में बात करना चाहूँ तो आप देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास यूनिट 1 आती है। हाँ, सबसे पहले हमारे पास यूनिट 1 आती है और इस फर्स्ट यूनिट का हमारे पास नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ELECTROSTATICS, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब देखो, जैसे यहाँ पे एक शब्द हमारे पास क्या लिखा है? इलेक्ट्रो। क्या लिखा भैया? इलेक्ट्रो। उसी प्रकार से जैसे यहाँ पे एक शब्द हमारे पास क्या लिखा है? इलेक्ट्रो। जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक इलेक्ट्रो और एक मिलकर बना है स्टैटिक से। जहां पर इस इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन। और स्टैटिक का मतलब क्या होता है हमारे पास? रेस्ट, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? रुका हुआ, विराम। जो कोई चीज रुकी हुई है ना, रेस्ट में है, ऐसे। तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन के तो बारे में पढ़ते हैं, लेकिन कैसे इलेक्ट्रॉन के बारे में? जब इलेक्ट्रॉन रुका रहता है। और यहाँ पे हमारे पास आते हैं चैप्टर नंबर 1 एंड 2। तो मतलब कि जो यूनिट 1 है उसमें 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। तो इसके मैंने चैप्टर 1 के मैंने कुछ लगभग 7 क्लासेस मैंने ली हैं, तो वहाँ से उसे आप कवर कर सकते हैं। बाकी जो बचा है मैं उसे कंटिन्यू करूँगा, लेकिन अभी के लिए हम लोग आगे करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और रेस्ट में, इसके बारे में पढ़ना। इसी सीरीज में अगर मैं बात करूँ आपसे, तो हमारे पास आती है यूनिट नंबर 2 और यूनिट 2 का मतलब होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। यूनिट 2 को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, इसको जरा समझते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 शब्दों से मिलकर बना है, वैसे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रो और एक होता है हमारे पास डायनेमिक। जैसे वहाँ पे इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, सेम तरीके से यहाँ पर भी इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन ही होता है। जैसे वहाँ पे स्टैटिक का मतलब रेस्ट होता है, उस प्रकार से यहाँ पे डायनेमिक का मतलब क्या होता है? मोशन। रेस्ट का उल्टा क्या हो जाएगा? मोशन। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते थे? वहाँ पे हम लोग रुके हुए आवेश के बारे में पढ़ते थे। अगर कोई बोले कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, हिंदी में इसको बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। तो अगर हमसे कोई बोले स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि रुके हुए आवेश के बारे में पढ़ना स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। सेम उसी प्रकार से यूनिट 2 जो है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मोशन में होगा। क्यों? क्योंकि डायनेमिक का जो पर्यायवाची होता है, जो सिनोनिम्स होता है, वो क्या होता है? मोशन होता है। कहने का मतलब पढ़ना तो इलेक्ट्रॉन के बारे में ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होगा? मोशन में होगा। और इस यूनिट के अंतर्गत आप सिर्फ एक चैप्टर पढ़ेंगे और वो है आपका चैप्टर नंबर 3, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं और इसी के बारे में आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए इसको मैं थोड़ा सा डिब्बे में बंद कर देता हूँ, कोई अच्छे डिज़ाइन लेकर के। तो ये आपके एक नॉलेज के लिए है, कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन आपके सिलेबस की बात है ना। चलो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो अब मैं बात करूँ यहाँ पे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में। तो जरा हम लोग उसको देखते हैं ध्यान से। देखो भैया, हमारे पास है यूनिट
सेकेंड। और यूनिट सेकेंड का मेरे पास नाम क्या है? यूनिट सेकेंड का नाम है हमारे पास, हाँ, यूनिट सेकेंड का नाम हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ELECTRO, इलेक्ट्रो, DYNAMICS, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स नाम होता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विद्युत गतिकी। हाँ, इसको बोला जाता है हिंदी में विद्युत गतिकी बोला जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये तो यूनिट का नाम हो गया, लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं चैप्टर की, तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 3, और चैप्टर का नाम हमारे पास क्या है? करंट, ELECTRICITY, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है उसका कहीं ना कहीं एक भी मतलब आ रहा है विद्युत, और यहां पर विद्युत और यहां पर विद्युत, तो इसलिए हम लोग ना कई बार इस चैप्टर का नाम शॉर्ट में इलेक्ट्रिक बोल देते हैं, विद्युत चैप्टर बोलकर खत्म करते हैं। हाँ, वही मतलब है, कोई अंतर मतलब नहीं होता उसका। तो यूनिट सेकेंड का नाम क्या है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जिसका मतलब होता है विद्युत गतिकी। अब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहते किसको हैं, क्या होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, अब हमें यह समझना है, और जो कि हमारे लिए क्या बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आ जाइए शुरुआत करते हैं इसके हम लोग। अगर मैं यहां बात करूं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में बात करता हूं तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स किसे कहते हैं। तो अगर मैं इंग्लिश में इसकी परिभाषा लिखना चाहूं, देखो क्या होगी, ध्यान से देखिएगा। स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन, स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन is called इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। मतलब कि सिंपल सा हुआ, स्टडी का मतलब पढ़ना चार्ज के बारे में, लेकिन कब? जब वो कब में हो? मोशन में हो, गति में हो, और उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मतलब विद्युत गतिकी। अगर मैं हिंदी में इसकी परिभाषा लिखना चाहूं तो हिंदी में इसकी परिभाषा आप लोग ऐसे लिख सकते हो, क्या? इसकी परिभाषा आप ऐसे लिख सकते हो कि गतिमान, श्रीमान नहीं, गतिमान, हाँ, तो इसको हम लोग बोलेंगे गतिमान आवेश के बारे में, गतिमान आवेश के बारे में अध्ययन करना विद्युत गतिकी कहलाता है। तो विद्युत गतिकी किसे बोलते हैं? तो विद्युत गतिकी बोलते हैं गतिमान आवेश को क्या करना? अध्ययन करना। तो जब आवेश गति करेगा, पहली यूनिट में हमारे पास आवेश रुका रहता है, दूसरी यूनिट में हमारे पास आवेश गति करता है, और जब आवेश गति करता है तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? उस पर क्या बनती है हमारे पास? विद्युत धारा बनती है। तो इसमें यही लिखा गया है कि गतिमान आवेश के बारे में अध्ययन करना विद्युत गतिकी कहलाता है। लेकिन यहां पर जो ये आवेश शब्द आ रहा है, इसको थोड़ा सा हमें क्लियरिफाई करना पड़ेगा, इसको थोड़ा अलग से हमको समझना पड़ेगा। तो जरा हम लोग इसको देख लेते हैं, थोड़ा से देखिएगा ध्यान से। यहां पर जो आवेश शब्द आ रहा है, चलो बताइए जरा, आवेश की इंग्लिश क्या होती है? हाँ जी, आवेश की इंग्लिश होती है चार्ज। आवेश की इंग्लिश क्या होती है? चार्ज होती है। तो जो आवेश होता है
इसे यहाँ पे हम लोग आवेश ना बोल करके, ज़्यादातर तो ये आपको आवेश ही मिलेगा इस चैप्टर में, लेकिन कई जगहों पे आवेश की जगह पे एक नया मॉडिफाइड शब्द आएगा जिसका नाम हमारे पास क्या होगा, आवेश वाहक। क्या नाम होगा भाई, आवेश वाहक होगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे चार्ज कैरियर। ठीक है, अगर हमसे कोई बोले कि जरा बताइए आवेश वाहक किसे कहते हैं, क्या होता है आवेश वाहक, देखो तो वाहक का मतलब ढोने वाला, जैसे होता है ना कुरियर, ले जाने वाला, तो कुरियर क्या होता है, जो हमारे सामानों को ले जाता है या सामानों को लाता है। उसी प्रकार से जो आवेशों को ले जाता है या जिन आवेशों का धारा प्राप्त होती है तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, आवेश वाहक। तो अगर परिभाषा लिखने पे आएंगे तो हम लोग यहां पे लिखेंगे कि जिन आवेशों के कारण, जिन आवेशों के कारण, जिन आवेशों के कारण वैद्युत धारा प्राप्त होती है उसे आवेश वाहक, उसे आवेश वाहक कहते हैं। समझा होगा शायद आपने। तो जिन आवेशों के गति के कारण, अब गति, अब देखो यहां पे इन चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहां पे गति तो बहुत कुछ होगा लेकिन सब हमारे मतलब का नहीं होगा, हमारे मतलब कुछ ही होगा और उन्हीं के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, आवेश वाहक। ये शब्द बार बार हमको मिलेगा लेकिन कई जगहों पे ये शब्द भी मिल सकता है। तो जरा इसको हम लोग देखते हैं। अगर हम इसकी जगह पर इस शब्द को यूज कर रहे हैं ना, तो फिजिक्स में कुछ भी ऐसा वैसा नहीं होता कि कुछ भी आप यूज कर लेंगे, उसका कोई ना कोई मतलब होता है, कोई ना कोई मीनिंग होती है। तो यहां पर भी इसका क्या मतलब है, क्या रीजन है, अभी हम लोग बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है, चलिए बहुत छोटा सा बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल लेता हूं और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा डिजाइन मार देता हूं, ठीक है, और इसको करता हूं फिल ऐसे। तुम्हारे पास मैं यहाँ पे आपको कुछ बातें बताने चल रहा हूं, जरा ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास, अब देखो अगर आवेश वाहक के बारे में बात करेंगे तो अलग अलग चीजों में आवेश वाहक अलग अलग होते हैं। कहने का मतलब अगर हमारे पास कोई चालक है, मतलब कि इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंडक्टर, क्या बोलते हैं, कंडक्टर। तो अगर हमारे पास कोई चालक होता है तो वहां पे आवेश वाहक कौन होता है। अगर हमारे पास कोई चालक के अलावा, जैसे कि मान लो कोई अर्धचालक आ गया, तो अर्धचालक जानते होंगे आप लोग, बहुत छोटी क्लासेस में हमको इसके बारे में बताया जाता है। अर्धचालक जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया, इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं सेमी कंडक्टर। तो जो अर्धचालक होते हैं यहाँ पे कौन होता है, और हमारे पास जब जनरली हम लोग विद्युत धारा को पढ़ते हैं ना तो 3 पार्ट में पढ़ा जाता है, ठीक है। अभी अपने 12th में आप 3 जगहों पढ़ोगे। एक चालक में, मतलब कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फ्लो कैसे होता है, सेमी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फ्लो कैसे होता है, और आप केमिस्ट्री में एक चीज पढ़ेंगे उसका नाम होगा विलयन, ये जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत अपघट्ट भी आप बोल सकते हैं, और इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारे पास जो चीजें होने वाली हैं उनमें क्या क्या होने वाला है, तो आप देखिएगा बात तीनों में करंट ही होगा, तीनों में विद्युत धारा होगा, लेकिन तीनों में जो विद्युत धारा का कारण होगा वो अलग अलग हो। कहने का मतलब कि चालक में अलग आवेश वाहक होते हैं, अर्धचालक में आवेश वाहक अलग होते हैं और विलयन में आवेश वाहक अलग होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे चालक के बारे में, तो जो हमारे पास चालक होता है इसमें जो आवेश वाहक होते हैं वो होते हैं हमारे पास मुक्त इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आवेश वाहक कौन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब कि फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, कहाँ पे, चालक के भीतर। लेकिन अगर कोई हमारे पास अर्धचालक है तो वहां पे आवेश वाहक कौन होते हैं, जरा देखते हैं हम लोग।
थोड़ी सी जगह कम है तो इसको हम लोग यहीं पर एडजस्ट करते हैं। तो जो सेमी कंडक्टर होता है ना, यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पे हमारे पास छिद्र होते हैं, आवेश वाहक। कौन से छिद्र होते हैं, जिनको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं होल्स। क्या बोलते हैं, होल्स बोलते हैं। तो इसके बारे में हम लोगों को बात करना है। तीसरा हमारे पास था विलियन। विलियन का मतलब सॉल्यूशन होता है, और सॉल्यूशन में जो हमारे पास आवेश वाहक होते हैं वो क्या होते हैं, मुक्त आयन होते हैं। याद रखिएगा, क्या होते हैं हमारे पास, मुक्त आयन होते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्री आयन बोलते हैं। तो अगर कोई चालक है, तो सबसे पहली बात क्या है, अगर कोई चालक कंडक्टर है तो कंडक्टर में आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन अगर कोई अर्धचालक है, सेमी कंडक्टर है, तो वहां पे आवेश वाहक चार्ज कैरियर कौन होगा, छिद्र होंगे, होल्स होंगे। लेकिन अगर कोई विलयन है, कोई सॉल्यूशन है, तो वहां पे आवेश वाहक कौन होते हैं, मुक्त आयन होते हैं। अच्छा, यहां पर जितनी भी चीजें हैं उनमें हमको कब कब पढ़ना है, सुनना। अब तो हमारे पास जो पढ़ना है ये तो हमको पढ़ना ही है बहुत डिटेल में, लेकिन ये वाला जो पार्ट होता है हम लोग इसको फिजिक्स में ही पढ़ेंगे, लेकिन इसको पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 में। चैप्टर नंबर 14 में आपका सेमीकंडक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वहां पर इसको पढ़ा जाएगा। और हमारे फिजिक्स से इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं ना, तो कहीं कहीं पर थोड़ा इसे मेंशन किया जाता है, इसलिए मैंने इसको आपको भी मेंशन करके यहाँ पे समझा दिया। तो आपने क्या देखा कि जो आवेश होते हैं उसी को हम लोग आवेश वाहक भी बोलते हैं, लेकिन थोड़ा वो अलग होता है। तो जिन आवेशों के कारण वैद्युत धारा प्राप्त होती है उसे ही आवेश वाहक बोलेंगे, सभी आवेशों को आवेश वाहक नहीं बोलेंगे। अब कौन कौन से होते हैं उन्हें हम लोग समझते हैं। इसके लिए हमारे पास एक प्यारी चीज आती है, उसको हम लोग जरा देखते हो समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे आपको एक चीज समझाना चाहूं तो देखो, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक परमाणु है। क्या है भैया, हमारे पास यहाँ पे एक परमाणु है। परमाणु तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक। ऐसे इसको मैं थोड़ा सेट कर देता हूं इस प्रकार से, ठीक बात। चलिए देखिए जरा, आपको पता होगा ये जो परमाणु होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एटम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसको भी थोड़ा मोटा कर देते हैं, ये वाला, ये कैसे सेलेक्ट होगा, फिर इसको बाहर करो। चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं। देखो, तो हमारे पास यहाँ पे एक परमाणु है, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में बोला जाता है एटम, और हिंदी इसकी क्या होती है, परमाणु। हाँ, वही परमाणु जिसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हमको पता है परमाणु के बीचों बीच में यहाँ पे क्या होता है, नाभिक, इसको हम लोग नाभिक बोलते हैं। नाभिक में हमारे पास क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन, और क्या पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं इस प्रकार से। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यहाँ पे चक्कर लगाते रहते हैं इस प्रकार से। ये जो मैंने बनाया है इसको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं कक्षाएं। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन इसी तरीके से हमारे पास क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। अच्छा ठीक है, ये तो हम समझ गए कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाए, लेकिन मैं ये सब पढ़ा क्यों रहा हूँ। देखो, हम लोग यहाँ पे मैंने आपको क्या लिखा कि यहाँ पर मैंने लिखा अगर हमारे पास कोई चालक है, कोई कंडक्टर है, तो उसके अंदर जो आवेश वाहक होते वो होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए हमको यही समझना चाहिए कि मुक्त इलेक्ट्रॉन आखिर होते क्या हैं, किसे कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो देखिए जरा ध्यान से, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो हमारे पास एक परमाणु है, और उस परमाणु को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एटम। इंग्लिश भी आपको आनी चाहिए। और इस परमाणु के बीचों बीच में जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिक। तो इसको हम लोग बोलते हैं नाभिक, और इसकी इंग्लिश हमारे पास क्या होती है, न्यूक्लियस। तो नाभिक में हमारे पास क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन बाहर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ज्यादा होता है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन भारी होते हैं इसलिए वो नाभिक में पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन हल्के होते हैं इसलिए वो नाभिक के बाहर पाए जाते हैं। ये तो एक अलग बात है, इसको आप लिख सकते हो अपने लिए नोट करके। चलो समझते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपसे, तो आपको पता है अगर कोई चीज गोल गोल घूम रही है, जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहे हैं एक वृत्ताकार पथ पे, तो वो गोल गोल क्यों घूम पाएगा,
जब उसके ऊपर कोई ना कोई बल लगेगा, बिना बल के कोई नहीं घूम सकता। जैसे मान लो अगर मैं एक धागे में एक पत्थर बांध करके और इस प्रकार नचाऊं तो पत्थर गोल गोल नाच रहा है, क्यों? क्योंकि मेरे हाथों के द्वारा उसको क्या मिल रहा है? बल। अगर मान लो अपने हाथों को मैंने छोड़ दिया तो पत्थर क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। इसीलिए यहां पर अगर ये इलेक्ट्रॉन इसमें गोल गोल घूम रहे होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर क्या लग रहा है? बल लग रहा है। तो इसके ऊपर भी बल लग रहा होगा, इसके ऊपर भी बल लग रहा होगा, और भी जितने इलेक्ट्रॉन है सब के ऊपर बल लग रहा होगा। ठीक बात है। अब यहां पर जो हमारे पास बल लगता है उस बल का नाम हम लोग क्या बोलते हैं? नाभिकीय बल। पहली बात तो जो यहां पे बल लगता है उस बल का नाम होता है हमारे पास नाभिकीय बल। अच्छा, एक बात। दूसरी बात क्या होती है कि नाभिकीय बल ना एक बहुत मजबूत बल है। पूरे ब्रह्मांड का सबसे मजबूत बल कौन सा होता है? नाभिकीय बल। तो हमने देखा कि पहली बात तो नाभिकीय बल लगता है, और दूसरी बात जो नाभिकीय बल होता है वो क्या होता है? बहुत प्रबल बल होता है। लेकिन इसके लिए एक दिक्कत भी होती है। दिक्कत क्या होती है कि जो इसके पास में होता है ये उसके ऊपर बहुत ज्यादा कार्य करता है, और जो इससे दूर होता है उसके ऊपर बहुत कम कार्य करता है। कहने का मतलब इस नाभिक से जो दो इलेक्ट्रॉन है, देखो एक इलेक्ट्रॉन पास में है और इलेक्ट्रॉन दूर है, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक से नाभिकीय बल तो लगेगा, लेकिन एक के ऊपर कम लगेगा और एक के ऊपर ज्यादा लगेगा। तो जो इसके पास में होता है उसके ऊपर बल ज्यादा लगता है, और जो इससे दूर होगा उसके ऊपर बल कम लगेगा। अब अगर इसके ऊपर बल कम लग रहा है तो इसका मतलब यहां पे ये अपने मन मौजित या मन मुताबिक गति कर सकता है। कहने का मतलब ये अगर इसके ऊपर कम बल कार्य कर रहा है तो ये यहां पर गति करेगा, जब मन चाहेगा भाग जाएगा। जैसे घर में क्या होता है? मान लो अगर आपके पापा घर पे रहते हैं तो तुम लोग किताब उठा के पढ़ते हो, लेकिन अगर पापा नहीं रहते तो आप लोग पढ़ाई बंद कर देते हो। सेम वही चीज ये भी कर रहा है। तो जब यहां पे ये रहेगा तो इसके ऊपर तो नाभिकीय बल ज्यादा लगेगा, तो इसलिए वो बाहर नहीं जा सकता, और इसके ऊपर नाभिकीय बल कम कार्य करेगा इसलिए बाहर जा सकता है। तो इसीलिए यहां पे इलेक्ट्रॉनों को हम लोग प्रकार में बांट देते हैं। तो यहां पे मैं समझाता हूं आपको कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है जिसके ऊपर नाभिकीय बल ज्यादा लगता है, एक होता है नाभिकीय बल क्या होता है? ज्यादा। अगर नाभिकीय बल ज्यादा हुआ तो उसका एक अलग प्रकार होता है, और अगर मान लीजिए नाभिकीय बल कम कार्य करता है, मतलब दुर्बल नाभिकीय बल है अगर वहां पे, तो नाभिकीय बल कम कार्य करेगा। तो देखना भैया, अगर नाभिकीय बल ज्यादा लगता है तो ऐसे इलेक्ट्रॉनों को हम लोग बोलते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? बद्ध इलेक्ट्रॉन, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन जिनके ऊपर नाभिकीय बल कम कार्य करता है उनको हम लोग बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है इंग्लिश में फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होता है इंग्लिश में? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे जो हमें विद्युत धारा मिलने वाली है ना, वो किसकी वजह से मिलने वाली है? वो हमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से मिलने वाली है। किसकी वजह से? मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से, बद्ध इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं। तो यही तो मैं समझा रहा हूं। क्या पीछे लिखा मैंने कि आवेश वाहक कौन होंगे? आवेश के कारण तो धारा मिलेगी, लेकिन आवेश में किसके कारण? आवेश वाहक के कारण। और अगर आप यहां पे देखें तो यहां पे तो है इलेक्ट्रॉन ही, लेकिन इलेक्ट्रॉन में भी एक होता है बद्ध इलेक्ट्रॉन और एक होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो बद्ध इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जिसके ऊपर नाभिकीय बल ज्यादा कार्य करता है और वो अपने ऑर्बिट को छोड़ करके नहीं जा सकता। लेकिन जिसके ऊपर नाभिकीय बल कम कार्य करता है वो अपने ऑर्बिट को छोड़ करके जा सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो यहां से इसकी कंसेप्ट आता है। ठीक, समझ में आया होगा। तो ये तो हो गया हमारे पास इसके बारे में बात। चलो एक हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते, थोड़ा सा विलयन के बारे में समझा देता हूं आपको। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं बहुत ध्यान से, अच्छा से देखो। जैसे मान लो, तो यहां पे तो हमने इतना समझ लिया कि अगर हमारे पास कोई क्या है, हमने यहां पे क्या देखा कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, कंडक्टर का मतलब क्या होता है? कोई चालक है, तो चालक के अंदर कौन हमारे लिए आवेश वाहक का काम करेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन करेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन काम करेगा। तो हम लोग इसको देख लिए। अच्छा, यहीं पर आप एक नोट पॉइंट करके डाल सकते हो कि एक होता है एजी। एजी का मतलब क्या होता है? सिल्वर। अरे वो औरतें होती है ना,
अपने हस्बैंड को क्या बोलती हैं? Ag। तो Ag का मतलब सिल्वर। तो Ag जो होता है हमारे पास, वो जितनी भी हमारे पास चालक चीजें हैं, चालक वस्तुएं, सबसे अच्छा चालक कौन होता है? सिल्वर होता है। क्यों होता है सिल्वर? क्यों होता है? उसका रीजन क्या होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। कहाँ पे? चांदी के अंदर। तो इसलिए चांदी के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसलिए वहां पे वो विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। तो कहने का मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन एक ऐसी चीज है जो इस पूरे चैप्टर में कॉमन रहने वाली है। तो हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे चलते हैं। आगे मान लीजिए ये लाइन थोड़ी तिरछी, इसको मैं सीधी कर देता हूं। चलो इसको हटाओ, यहां से दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर मैं आपके सामने एक अलग एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहां पे एक हमने ले लिया बाल्टी इस प्रकार से, ठीक है, और इस बाल्टी में हमने 2 प्लेटें लगा दी। ठीक, हाँ, तो ये 2 हमारे पास प्लेटें हो गई हैं, जिसमें से एक प्लेट हमारे पास प्लस है और एक प्लेट क्या है? माइनस है। मतलब अभी आप नहीं मान सकते हो प्लस माइनस, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप मानना चाहो तो आप मान सकते हो। तो यहाँ पे एक प्लस है और एक क्या है? माइनस है। और इनके बीच में ये मैंने कुछ इस प्रकार से एक पदार्थ भर दिया है, ठीक है, और इस पदार्थ का नाम हमारे पास क्या है? इस पदार्थ का नाम हमारे पास क्या है? NaCl। और ये कैसा है? ये है सॉलिड फॉर्म में। किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में, मतलब ठोस अवस्था में है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? यहाँ पे मैं इसमें से निकालता हूँ तार, और जब मैं यहाँ से तार निकालता हूँ और इस तार को मैंने बैटरी में लगाया, और बैटरी से मैंने यहाँ पे एक बल्ब को लगा दिया, और इस वाले सिरे को मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो मैं क्या देखता हूँ कि ये नहीं जलता, बल्ब नहीं जलता। लेकिन अगर मैं इसी प्रोसेस में एक काम और कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे अगले प्रोसेस में क्या कर दिया? जल मिलाने पर जल डाल दिया उसमें, इसी में NaCl में क्या डाल दिया? जल डाल दिया। तो जल मिलाने पर, तो अगर मैं जल मिलाऊंगा तो देखो जरा क्या होता है। थोड़ा इसको मैं बड़ा कर देता हूं। हाँ, तो जल मिलाने पर देखो क्या होता है। अगर मैं जल मिला दूंगा तो जो हमारे पास ये सॉलिड फॉर्म में नमक है ना, साधारण नमक, वो क्या हो जाएगा? वो ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के बाद इसमें घुल जाएगा इस प्रकार से। ठीक बात। तो यहाँ पे जो मैं बना रहा हूँ ये क्या है? अब ये नमक घुल चुका है, इसलिए मैं ऐसा बना रहा हूँ। और यहाँ पर ही मैंने फिर से उन प्लेटों को बनाया, तो एक प्लेट हमारे पास प्लस है और दूसरी प्लेट हमारे पास माइनस है। यह थोड़ा ज़्यादा गंदा बन गया है। तो एक प्लेट हमारे पास यहाँ पे क्या है? ये प्लस है, और एक प्लेट क्या है? माइनस है। फिर से मैंने इस प्लेट से यहाँ पे निकाला, इसको बैटरी से जोड़ा, और जब मैं इसको बैटरी से जोड़ता हूँ यहाँ पे, तो और फिर मैंने यहाँ पे क्या जोड़ दिया? बल्ब जोड़ दिया। और जैसे ही ये तार मैं यहाँ पे जोड़ता हूँ, वैसे ही ये बल्ब जल जाती है। तो क्यों जली ये बल्ब? जबकि सब कुछ तो बस मैंने पानी तो मिलाया है, तो क्यों जली बल्ब? क्यों जली? क्योंकि यहाँ पे अब जो हमारे पास चीज है वो क्या है? NaCl तो है। क्या है? NaCl। लेकिन उस NaCl अब वो कौन सी अवस्था में है? AQ मतलब एक्वस। एक्वस मतलब क्या होता है? विलियन के मतलब विलीय अवस्था में, बिलियन की अवस्था में, जलीय अवस्था में आप बोल सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो NaCl है, जब हमने इसको पानी में डाला तो ये ब्रेक हो गया, और ये ब्रेक होके बनाता है Na प्लस और प्लस Cl माइनस। तो ये हमारे पास चीजें आती हैं। तो यहाँ पर जो हमें धारा मिल रही है ना, वो सोडियम पे प्लस और क्लोरीन पे माइनस, मतलब कि प्लस और माइनस दोनों के कारण मिल रही हैं। कहाँ पे? विलियन में। लेकिन अगर हमारे पास कोई चालक होगा तो वहां पे सिर्फ किसके कारण मिलेंगे? हमारे पास मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। लेकिन अगर हमारे पास कोई होगा, जैसे यहाँ पे ये सब क्या है? मुक्त आयन है। ये क्या है? मुक्त आयन। तो हमारे पास विलियन में जो हमको धारा मिलती है वो मुक्त आयन के कारण मिलती है। इतनी मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग विद्युत चैप्टर में विद्युत हेडिंग को पढ़ने के लिए तैयार हैं हम लोग। अब वहां पे जो शब्द आएंगे वो इसी से मिलते जुलते शब्द आएंगे, और यहाँ पे हमने शब्दों को समझ लिया। चलिए आगे देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एकदम फ्रेश टॉपिक अब आ जाता है, विद्युत धारा, जिसकी हमें बेसब्री से इंतजार था ना भैया। तो चलिए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। विद्युत
धारा के बारे में। विद्युत धारा को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, बहुत ज़्यादा ही बड़ा लिख रहा हूँ मैं, हट जाओ भैया जी, ठीक है। तो इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ELECTRICITY, करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। भैया जी हमने कलर दूसरा चूज किया है और आप दूसरे कलर आ रहे हो, देखो अब ये जो टॉपिक है अपने आप में ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं, अब आप समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे हमारे पास क्लास 10th में हमको एक परिभाषा बताई जाती है और उस परिभाषा को मैं आपको ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आपके सामने 3 परिभाषाएं लिखूंगा और तीनों परिभाषाएं सही हैं, लेकिन क्लास 12th के हिसाब से कौन सी सही होगी उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर विद्युत धारा के बारे में बात करेंगे तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो सिंपल से हमारे पास एक परिभाषा, यही से बात करूं अगर मैं, चलो यही से बात करते हैं। अच्छा, तो हमारे पास एक यहां परिभाषा आ जाएगी कि आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को, चाहे विद्युत लिखो चाहे वैद्युत लिखो, दोनों एक ही होता है, विद्युत धारा कहते हैं। ये तो क्लास 10th वाली परिभाषा है कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे यहाँ पे नई परिभाषा के बारे में बात करूं तो जरा देखिएगा, ध्यान सुनिएगा। यहां पर मैं यही बोलूंगा लेकिन थोड़ा अलग शब्दों में। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, आवेश की या आवेश का एक समान दिशा में आवेश की एक समान दिशा में प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो हमने क्या देखा कि आवेश की एक समान दिशा में प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ये दूसरी परिभाषा है। अभी सब कुछ समझाऊंगा, अभी आप शांति से बस चीजों को देखते रहिए और सुनते रहिए और हो सके तो लिखते भी जाइए, अच्छी बात होगी। देखो मैं भी आराम आराम से व्यवस्थित लिख रहा हूं, आप भी मेरे साथ साथ में पढ़ सकते हो और नोट्स बना सकते हो इस तरीके से, है ना। चलो अब यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं देखना ध्यान से, किसी चालक तार में भी बोल सकते हैं, यहां पे ज्यादा अच्छा सेंटेंस बनेगा। किसी चालक तार में एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, हमने यहां पे 3 परिभाषाएं लिखी हैं। तो ये हमारे पास परिभाषा नंबर 1, ये हमारे पास परिभाषा नंबर 2 और ये परिभाषा नंबर 3। अब इन तीनों परिभाषाओं को हमें समझना है अच्छे तरीके से। चलो समझते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैं यहाँ पे एक आपके सामने तार बनाता हूँ, तो जब मैं तार बनाऊंगा तभी मैं आपको समझा पाऊंगा। ठीक है, चलिए। तो ये हमारे पास एक तार हो गया, इसमें मुझे परिभाषा 1 समझनी है। थोड़ा सीधा तार बना दूं, कुछ ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है।
अरे प्रभु, कलर पे कलर बदल रहे हो। मैं बना रहा हूँ येलो से, ये जा रहे हैं व्हाइट में। चलो एक ये हो गया हमारे पास। एक काम करते हैं ना, मैं बार बार क्यों बनाऊँ, इसको सिलेक्ट कर लो फटाक से। तो इसको थोड़ा बड़ा भी कर लेते हैं। तो एक हमारे पास ये हो, इसको करो क्लोन, दूसरा आ जाएगा यहाँ पे। एक क्लोन और कर दो, एक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक बात। चलिए समझते हैं इसको अच्छे से हम लोग। आ जाओ भैया। तो देखिए हमने यहाँ पे 3 परिभाषाएं लिखी है ना, उन्हीं तीनों के हिसाब से मैं यहाँ पे कुछ डायग्राम बनाने वाला हूं, सुनिएगा। देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, मतलब आवेश गति कर जाए तो विद्युत धारा प्राप्त हो जाएगी। लेकिन ये परिभाषा सबसे अनुचित परिभाषा है, लेकिन हम लोग क्लास 10th के हिसाब से इस परिभाषा को सही मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों सही मान सकते हैं, क्योंकि क्लास 10th में इतना डीप में जाके चीजें नहीं होती हैं, तो वहां के हिसाब से वो ठीक है, लेकिन 12th के हिसाब से ठीक नहीं है। देखो अगर मैं यहां पर बात करूं तो जैसे मान लो हमारे पास यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, जो मैं ऐसे बना रहा हूं, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और ये सब कुछ गति कर रहे हैं ऐसे वैसे। देखिएगा ध्यान से आप लोग भी, है ना। हाँ, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो सब इधर उधर जहां इनका मन चाह रहा है, ये सब वहां जा रहे हैं। किसी को कोई रोक टोक नहीं है, कोई रोक टोक नहीं, बिल्कुल नहीं। जिसका जहां मन चाह रहा है जा रहा है। कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई दाएं जा रहा है और कोई बाएं जा रहा है। मतलब सब अंट संट गति कर रहे हैं। कैसी गति कर रहे हैं, अंट संट, मतलब जहां मन चाहे वहां गति कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ पहली बात तो यहाँ पे जो गति हो रही है, इस गति का नाम हमारे पास क्या होता है, इस गति का नाम हमारे पास होता है यादृच्छिक गति। क्या होता है, यादृच्छिक। यादृच्छिक, सही लिखा है, देख लीजिएगा। यादृच्छिक गति, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में रैंडम मोशन। क्या बोलते हैं, रैंडम मोशन बोलते हैं। ठीक बात है सर, मैंने मान लिया आपकी बात। आगे आ जाओ। आगे मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैंने इस चालक तार के अंदर मान लो मैंने क्या जोड़ दिया, मैंने यहाँ पे एक बैटरी जोड़ दिया, बहुत प्यार से यहाँ पे हमने एक बैटरी को जोड़ दिया। अब बैटरी को जोड़ने से क्या हुआ वो तो ठीक है, लेकिन उसका रीजन क्या है अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। इसको बैटरी को जोड़ने से जो प्रभाव पड़ रहा है उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। और हमने क्या देखा कि यहाँ पे जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन थे, जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन थे, वो अब सब एक दिशा में गति करने लगे। देखो यहाँ पे सब अंट संट गति कर रहे थे इधर उधर। मैंने यहाँ पे बैटरी को जोड़ा, इसको बोलते हैं प्लस, इसको बोलते हैं माइनस। तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सब के सब एक दिशा में गति कर रहे हैं, मतलब कि एक दिशी गति कर। अब परिभाषा नंबर आप लोग दो ध्यान से देख सकते हो, जो मैंने वहाँ पे लिखा है यहाँ पे वही चीज़ हो रही है कि जब सभी इलेक्ट्रॉन एक दिशा में गति करेंगे तो हमें विद्युत धारा प्राप्त हो जाएगी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे विद्युत धारा नहीं प्राप्त होगी। अच्छा, तीसरा वाला बात करते हैं, अभी मैं समझाऊंगा और डिटेल में। तो यहाँ पे क्या, किसी चालक तार में एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित आवेश की मात्रा को, तो यहाँ पे जो हमारे पास चालक तार है इसके भीतर हम लोग यहाँ पे एक क्षेत्रफल बनाएंगे और इस क्षेत्रफल से, इसके भीतर एक क्षेत्रफल बनाएंगे और इस क्षेत्रफल से इलेक्ट्रॉन गुजारेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है एक इलेक्ट्रॉन, ये सारे इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से हैं। ठीक बात है, सही बात है। और यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन बना दिए, ठीक, कि इधर से मान लो निकल रहे हैं इसके क्षेत्रफल से, और यहाँ पर भी मैंने एक इस प्रकार से बैटरी को जोड़ रखा है। चलिए देखते हैं, जरा समझते हैं। हमारे पास यहाँ पे 3 तार है और इन तीनों तारों में हमने यहाँ पे बैटरी को नहीं जोड़ा है और इन दोनों तारों में बैटरी को जोड़ा है, और ये हमारे पास प्लस और ये क्या होता है माइनस। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इसमें जो चालक तार है इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इधर उधर गति कर रहे हैं बिना किसी दिशा में, तो यहाँ पे हमें विद्युत धारा नहीं प्राप्त होगी। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो नोट करके कि यहाँ पे I बराबर क्या हो जाएगा, 0। I बराबर क्या हो जाएगा, 0। मतलब कि यादृच्छिक गति से, रैंडम मोशन से, इधर उधर गति से हमें विद्युत धारा नहीं प्राप्त होती। लेकिन
जब वही इलेक्ट्रॉन एक दिशा में गति करने लग जाते हैं तो यहाँ पे हमें विद्युत धारा प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है वो कैसी गति कर रहा है, एक दिशीय गति कर रहा है, मतलब कि एक दिशा में गति कर रहा है, मतलब कि यूनिफॉर्म की बात कर सकते हैं हम लोग, यूनिफॉर्म डायरेक्शन, मतलब कि एक दिशा में गति कर रहा है। और जब एक दिशा में गति करेगा तो यहाँ पे हमारे पास I बराबर कुछ ना कुछ का मान होगा, मतलब यहाँ पे हमको धारा प्राप्त हो जाएगी। उसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इसका मतलब समझना, यहाँ पे हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन मान लो गया तो 4 यहाँ से निकला, तो एकांक क्षेत्रफल से आवेश गुजर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये भी तो बोल सकते हो कि मान लो अगर सर मैंने यहाँ पर एकांक क्षेत्रफल बना दिया तो आप देखो जरा क्या होता है, यहाँ पर अगर मैं एकांक क्षेत्रफल बना दूं, एक मान लो क्षेत्रफल, तो इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन गया तो 4 इलेक्ट्रॉन उधर भी तो निकल गया। क्यों निकल गया? क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो सब इधर उधर गति कर रहे हैं। तो मान लो 4 अगर इधर आया तो उसके कारण धारा तो बनी, लेकिन 4 अगर उधर चला जाएगा तो फिर वो धारा के मान को क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो नेट धारा प्राप्त होती है वो 0 होती है। लेकिन जब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन एक दिशा में गति करने लग जाता है तो वहां पे हमें धारा प्राप्त होती है, जैसे कि यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप बोल सकते हो कि एकांक क्षेत्रफल से आवेश गुजर रहे हैं और इसलिए यहाँ पे धारा का मान कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे हिसाब से ये वाली परिभाषा और ये वाली परिभाषा बेस्ट है। इन दोनों में से आप किसी भी परिभाषा को लिख सकते हो। आई होप मेरी इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आपको मैंने समझाने का प्रयास किया है और आपको समझ में भी आया होगा। यहाँ पे जो निष्कर्ष निकला वो क्या निकला कि इलेक्ट्रॉन अगर अंट-संट गति करेगा, रैंडम गति करेगा, तो हमें विद्युत धारा नहीं प्राप्त होगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन एक दिशा में गति करेगा तो हमें विद्युत धारा प्राप्त होगी। और इसी बात को हमने यहाँ पे एकांक क्षेत्रफल समझा। अगर आप चाहें तो ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो यहाँ पे ये दरवाजा है, ठीक है, मान लो 4 इलेक्ट्रॉन इधर से आपकी तरफ गए और मान लो 4 इलेक्ट्रॉन आपसे इधर को आए, तो मान लो 4 गए और 4 आए तो नेट मान तो 0 हुआ। नेट मतलब भाई 4 गया, 4 आए तो इसका मतलब कितने आए गए भाई, उतना ही तो मान है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 4 गए, फिर 4 गए, फिर 4 गए, फिर 4 गए, तो यहाँ पे मान सेम है और यहाँ मान क्या हो रहा है, वो अपोजिट होने की वजह से उनकी धारा नहीं प्राप्त होती। मतलब यहाँ पे जो उनका ऊष्मीय वेग होता है वो कुल मिला के 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हमारे पास आती हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास तो जो विद्युत धारा है, इसी विद्युत धारा मतलब ये टॉपिक ही है। ठीक है, मतलब मैं इसी टॉपिक के आगे लिख रहा हूं, इसी हेडिंग में है ना। हाँ, तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो मान लिया एग्जाम्पल के रूप में हम कैसे लिखते हैं, समझना ध्यान से। ठीक है, देखो जैसे मैंने बोला कि मान लो हमारे पास एक चालक तार है और इस चालक तार में कौन जा रहे हैं, आवेश कितना गया, मान लो 5 कूलम। आवेश कितना गया, 5 कूलम। और यहाँ पे जो समय लगा हमको, चलो मान लो कि यहाँ पे और आसान लेते हैं, मान लो यहाँ पे हमारे पास टाइम कितना दिया है, 5 कूलम, और यहाँ पर जो आवेश जा रहा है वो कितना है, टाइम का मात्रक सेकेंड होता है, तो 5 सेकेंड। और यहाँ पे जो आवेश गया है उसका मान कितना है, 5 कूलम। हाँ भाई, अभी क्लास ले रहे हैं। तो ये हुआ हमारे पास। अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, जरा देखो ध्यान से। हाँ भाई बोलो, अभी रुक जाइए, 2 मिनट आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमने क्या देखा कि किसी चालक तार में 5 सेकेंड में कितना आवेश गया, 10 कूलम। 5 सेकेंड में कितना आवेश गया, 10 कूलम। अगर हमसे यहाँ पे कोई धारा का मान पूछता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो आवेश होता है, धारा को ऐसे लिखा जाता है, जो आवेश होगा 10 और जो समय लगेगा 5, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 5 एक कम 5, 5 दूनी 10। तो कहने का मतलब जो यहाँ पे धारा हो कितनी होगी, 2 एम्पियर की होगी। अगर मैं इसी को समझूं तो मैंने क्या किया है, मैंने किया है I बराबर, ये क्या है हमारे पास, Q है, और बटे हमारे पास क्या है, T है। तो हो जाएगा हमारे पास I बराबर Q अपॉन T। ये हमारा मेन फॉर्मूला होता है।
तो आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन का टी। हाँ भैया, भाई क्लास ले रहे हैं, अभी नहीं आ पाएंगे, क्यों परेशान कर रहे हो। तो क्या हो जाएगा, आई बराबर क्यू अपॉन का टी। एक लोग आए भाई पढ़ाने के बाद सामान मांग रहे, तो आई बराबर क्यू अपॉन टी हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, जो क्यू है वो आवेश है, जो टी है वो टाइम है, और यहीं से परिभाषा बनती है आवेश प्रवाह की दर। देखो जरा यहाँ पे, चाहे मैंने इसको बोला हो चाहे मैंने यहाँ पे बोला हो, आवेश की मात्रा या प्रवाहित आवेश की दर को, दर के मतलब यहाँ पे सब में क्या आ रहा है, हमारे पास दर आ रहा है। क्या आ रहा है, दर आ रहा है। तो दर का मतलब क्या होता है, टाइम। दर का मतलब टाइम होता है, और टाइम कहाँ पे आएगा, बटे में आएगा। ठीक बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या बोला, आई बराबर क्यू अपॉन का टी। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसका क्या निकालूं, मात्रक, तो अगर मैं इसका मात्रक निकालता हूं तो आई बराबर, देखो क्यू का मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो COULOMB कूलाम, और टाइम का मात्रक क्या होता है हमारे पास, सेकेंड, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम बटे सेकेंड हो जाएगा। और जो ये मात्रक है हमारे पास, ये कैसा मात्रक है, MKS मात्रक है। कैसा मात्रक है, MKS मात्रक है। अगर मैं यहीं पर इसमें SI मात्रक के बारे में बात करूंगा, तो इसका जो SI मात्रक होता है धारा का, वो होता है हमारे पास एम्पियर, उसको ए से लिखा जाता है। क्या होता है हमारे पास, एम्पियर। पूरा नाम लिख दूं तो AMPERE एम्पियर, और इसको हम लोग किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ गया, ए आ गया, मतलब ऐसे दिखाते हैं। ठीक बात, तो ये हमारे पास आ गया। तो ये SI मात्रक है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है। अच्छा, एक बात यहाँ पे और याद रखिएगा आप लोग, जो हमारा MKS मात्रक होता है किसी भी राशि का, और उस राशि का जो SI मात्रक होता है, ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कहने का मतलब कि जो हमारे पास लिखा है कूलाम, हाँ जो हमारे पास क्या लिखा है, कूलाम बटे सेकेंड, इसके बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कूलाम बटे सेकेंड बराबर क्या हो गया, एम्पियर हो गया। तो चाहे कूलाम बटे सेकेंड लिखा हो चाहे एम्पियर लिखा हो, वो दोनों सब आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलो ठीक है, अगर मैं इसकी वीमा के बारे में बात करता हूँ, डायमेंशन के बारे में बात करता हूँ, तो इसकी वीमा बहुत सिंपल सी होती है। इसको आप लोग याद रखिएगा, एम्पियर की वीमा मतलब कि धारा की वीमा, ऐसे लिख लो आप, ज़्यादा अच्छा होगा। धारा की वीमा क्या होती है हमारे पास, ए होती है। धारा की वीमा क्या होती है हमारे पास, ए होती है, और वीमा को हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। याद रखिएगा, अगर बड़े ब्रैकेट में नहीं लिखोगे तो नंबर आधे कट सकते हैं। ठीक है, तो वीमा इससे किस में होती है, बड़े ब्रैकेट में होती है। यहां से हमने कुछ बातों को समझा कि आई बराबर क्यू अपॉन टी क्या होता है, या सूत्र कैसे आता है, SI मात्रक क्या होता है धारा का, और धारा की वीमा क्या होती है। अच्छा, एक बात आपको और पता होना चाहिए, जो विद्युत धारा होता है ना, वो हमारे पास कैसी राशि है, वो हमारे पास मूल राशि है। कैसी राशि भैया, मूल राशि है, मतलब कि फंडामेंटल क्वांटिटी है। और मूल राशियों की संख्या कितनी टोटल पता होना चाहिए आपको, मूल राशियों की संख्या टोटल कितनी है, 7 है, और उसी 7 में से एक कौन है, विद्युत धारा है। यहाँ पे इतना करने के बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म हमारे पास आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका नाम है 1 एम्पियर की परिभाषा। 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होती है, इसको जरा हम लोग देखते हैं कि, हाँ भैया 2 मिनट रुको, आ रहे हैं यार। तो 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर किसे कहते हैं, तो देखो जब भी हमको एकांक की परिभाषा निकाली होगी, 1 मिनट भाई रुको, वीडियो रोकना ही पड़ेगा। हाँ जी बच्चों, तो अब हम बात करते हैं 1 एम्पियर की परिभाषा के बारे में कि 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होती है। देखो एक बात यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि कभी भी, ठीक है, अगर मुझे 1 एम्पियर क्या होता है, 1 न्यूटन बल क्या होता है, या मान लो 1 हर्ट्ज आवृत्ति क्या होती है, या कुछ भी एक के बारे में बात करेगा, तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, उसके सूत्र का यूज करेंगे। सूत्र हमारे पास क्या है, सूत्र हमारे पास है आई बराबर क्यू अपॉन का टी। आई बराबर क्यू अपॉन का टी। यहाँ पे क्या है हमारे पास, आई बराबर क्यू अपॉन का टी। सिंपल सा हमारा फंडा क्या होगा कि जो हमारे पास सूत्र के टर्म में जितने भी राशियां लिखी होंगी, उन राशियों के मान को 1 करना है। मतलब कि यहाँ पर भी 1 हो जाएगा और बटे वाले का भी 1 हो जाएगा। लेकिन
उस राशि के मात्रक के साथ में। आवेश का मात्रक कूलाम, समय का मात्रक सेकेंड, तो इसका मतलब ऊपर क्या आएगा 1 कूलाम और बटे में क्या आएगा 1 सेकेंड आएगा। तो अब देखो यहां से परिभाषा क्या बनेगी कि यदि किसी चालक तार में आवेश प्रवाहित होते हैं तो उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन अब आपको इसी बात को ऐसे बोलना पड़ेगा कि यदि किसी चालक तार में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, किसी चालक तार में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो वहां पे विद्युत धारा 1 एम्पीयर होगी। तो इसी बात को मैं यहां पे लिख सकता हूं। चलिए देखते हैं थोड़ा से। तो अगर मुझसे कोई बोले कि 1 एम्पीयर की परिभाषा क्या होगी, तो यहां पे आप लिख सकते हो कि 1 एम्पीयर। तो 1 एम्पीयर की परिभाषा देखो क्या होगी कि यहां पे आप लिखिए यदि किसी चालक तार से एकांक समय में एकांक का मतलब वही एकांक समय में 1 कूलाम, एकांक समय में 1 कूलाम आवेश, 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो चालक तार में बहने वाली धारा 1 एम्पीयर होगी। चालक तार में बहने वाली धारा 1 एम्पीयर होगी। देखिए जो मैंने यहां पर बातें बताई आपको, मैंने वहां पर वही लिखा। क्या लिखा 1 एम्पीयर की परिभाषा को हमने? 1 एम्पीयर क्या होता है कि यदि किसी चालक तार में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो और उसको प्रवाहित होने में समय भी कितना लगे 1 सेकेंड, तो एकांक समय में एकांक आवेश, तो वहां पे धारा कितनी होगी 1 एम्पीयर की होगी। तो ये हमारे पास इतनी सारी बातें होती है। और हाँ, आवेश की जो धारा की जो परिभाषा है, जो भी मैंने पीछे लिखा था, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट परिभाषा ये होती है। क्यों? क्योंकि अगर आपको एकांक की परिभाषा निकालना आता है तो वो एकांक की परिभाषा देखो, एकांक की परिभाषा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों? क्योंकि इस परिभाषा के लिए आपको सूत्र का भी यूज करना पड़ेगा और इसी परिभाषा के लिए आपको यहां पे जो चीजें मैंने लिखी हैं उनके शब्दों को भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आते हैं परिभाषा के रूप में और यहाँ पे ये चीज होती है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम बोलते हैं PTR। क्या बोलते हैं? PTR, जिसका मतलब होता है पॉइंट्स टू रिमेंबर, मतलब याद रखने योग्य बिंदु बातें। इनको आपको याद रखना है। सबसे पहली बात हमारे पास आती है कि क्या आती है? सबसे पहली बात, बाह्य परिपथ में धारा की दिशा, बाह्य परिपथ में धारा की दिशा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होती है बाह्य परिपथ में। लेकिन यहाँ पे शब्दों का ध्यान रखिएगा, मैंने बोला है बाह्य परिपथ में। अब बाह्य परिपथ क्या है इसको जरा समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, एक चालक तार है और यहाँ पे मैंने एक बैटरी जोड़ रखा है, मतलब बल्ब जोड़ रखा है, और यहाँ पे मैंने क्या जोड़ दिया, ये बैटरी जोड़ दिया है। ठीक बात। और आपको पता होगा ये बैटरी की जो बड़ी लाइन होती है उसको बोलते हैं प्लस और इसको क्या बोलते हैं, माइनस। तो इस प्लस से लेकर के ऐसे घूमते घूमते जब मैं यहाँ पे आता हूँ ना, तो ये बाहर जब मैं यहाँ पे आता हूँ इसको बोलते हैं बाह्य परिपथ। तो बाह्य परिपथ में धारा कहाँ से होती है? देखो, प्लस से निकलती है, प्लस से जाती है, कहाँ जाती है? माइनस की ओर जाती है।
कहाँ जाती है? माइनस की ओर। देखो ऐसे निकलते हुए कहाँ गई है? माइनस की ओर। तो ये बाह्य परिपथ में होता है, लेकिन आंतरिक परिपथ में इसका जस्ट अपोजिट होता है। मतलब कि आंतरिक परिपथ में क्या होता है? माइनस से प्लस की ओर होता है। जब हम लोग इसी चैप्टर में आगे जब पढ़ेंगे किरचॉफ का नियम सेल, तो वहां पे बैटरी के बारे में लोग और डिस्कस करेंगे। बाह्य परिपथ में कहाँ होती है? प्लस से माइनस की ओर होता है, पहली बात। दूसरी बात अगर मैं इसी में बात करूं तो जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा है वो एक अदिश राशि होती है। विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है। ये बड़ा मैटर गंभीर होता है, जबकि हम लोग जानते हैं कि विद्युत धारा में परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ बातें बताना हूँ, मतलब बातें बताता हूँ जिसको आप लोग समझिएगा। देखो हमारे पास राशियाँ तीन प्रकार की होती हैं। एक हमारे पास होती है अदिश राशि, है ना भैया? हाँ, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्केलर, SCALAR, स्केलर। दूसरी हमारे पास होती है सदिश राशि, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वेक्टर। क्या बोलते हैं? वेक्टर। और तीसरी हमारे पास होती है प्रदिश राशि, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में टेंसर। तो अगर मुझसे कोई बोले अदिश राशि किसे बोलते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि अदिश राशि वे राशि होती हैं जिनमें सिर्फ क्या होता है? परिमाण होता है, या जिन्हें बताने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें हम लोग अदिश बोलते हैं। अगर हमसे कोई बोले सदिश राशि क्या होती है, तो वे राशि जिनमें क्या होता है? जिनमें हमारे पास परिमाण तो होता ही है, लेकिन उसके साथ में एक पॉइंट और होता है, और वो क्या होती है हमारे पास? दिशा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सदिश राशि बोलते हैं। प्रदिश का मतलब क्या होता है? प्रदिश का मतलब होता है वे राशियां जो कभी कभी अदिश और कभी कभी सदिश की भांति व्यवहार करती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रदिश राशि बोलते हैं। सर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास सिंपल सा, यहाँ पे हमारे पास एक तार है, ठीक है, और इस तार में धारा जा रही है मान लो 5 एम्पीयर। धारा की जा रही है 5 एम्पीयर। तो जो मैंने ये तीर बनाया है ये इसकी दिशा हो गई, और जो मैंने 5 एम्पीयर लिखा उसका क्या हो गया? परिमाण हो गया। तो अगर ये परिमाण और दिशा दोनों है तो इसे तो सदिश होना चाहिए सर, लेकिन ये है कैसी? अदिश राशि है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक चीज यहाँ पे मिस कर देते हैं। एक चीज यहाँ पे और होता है, जो सदिश राशि होता है, सदिश राशि को होने के लिए टोटल 3 कंडीशन होनी चाहिए, और अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन नहीं अप्लाई होगा तो वो राशि सदिश नहीं होगी। तो एक तो होता है परिमाण, एक होती दिशा, और तीसरा हमारे पास होता है सदिश योग का नियम। क्या होता है हमारे पास? सदिश योग का नियम। मतलब कि इसका जो नियम होता है वो अलग होता है, और जो यहाँ पे धाराएं होती हैं जिनको हम लोग जोड़ते हैं 2 + 3, 5 + 4, तो 5 + 4 9, 3 + 2 5, 7 + 2 9, या 5 + 10 15। तो ये जो मैं जोड़ रहा हूँ ये सदिश जोड़ नहीं है, ये बीजगणितीय जोड़ है, अलजेब्रिक जोड़ है। तो यहाँ पे जरा देखो, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, तो आप ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे। देखो मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि मान लो यहाँ पे हमारे पास एक जगह है, और इस जगह पे यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है, उस ब्लॉक का मास कितना है? m है, और इस ब्लॉक के ऊपर 2 दोस्त हैं। हाँ, ये कुछ इस प्रकार से इसके ऊपर बल लगा रहा है, और इधर से एक व्यक्ति है, लड़का है, इसी का दोस्त है, वो इस पर बल लगा रहा है। वो इधर को बल लगाता है 5 न्यूटन का, और ये भी इधर को बल लगाता है 5 न्यूटन का। तो हम लोग जानते हैं कि ये वस्तु ना तो आगे जाएगी ना तो पीछे। क्यों? क्योंकि ये वाला बल इस वाले बल को क्या कर देगा? काट देगा। क्यों? क्योंकि दिशा विपरीत है तो काट देगा। सदिश राशि में ऐसा होता है। लेकिन अगर मान लो मैंने बोला कि यहाँ पे हमारे पास एक तार है, चलो इसको अलग कलर से बनाते हैं। हाँ, मैंने बोला यहाँ पे हमारे पास एक तार है, और इस तार में मान लो धारा जा रही है, मान लो कि 3 एम्पीयर की। कितने एम्पीयर की? 3 एम्पीयर की। और उसके बाद यहाँ से हमारे पास एक तार आ रहा है, और इस तार में धारा जा रही है मान लो 5 एम्पीयर की, और ये दोनों तारों को यहाँ पे जोड़ दिया जाता है। अब देखो ये इधर से 3 एम्पीयर, उधर से 5 एम्पीयर, तो कहने का मतलब तो ये भी कट जाना चाहिए, लेकिन ये सदिश राशि नहीं है। इसलिए क्या होता है, जब इधर से अगर कोई नीचे को तार गया होगा तो 5 3 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 8 एम्पीयर हो जाएगा, और यहाँ पे दोनों धाराएं विपरीत दिशा में फिर भी जुड़ गई। तो जब विपरीत दिशा में था यहाँ पे कट गया, लेकिन यहाँ पे जुड़ गया। क्यों? क्योंकि विद्युत धारा अदिश राशि होती है। ठीक,
तो इतनी बात हमारी आपको समझ में आई होगी। तो 3 बातें यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बाह्य परिपथ में धारा की दिशा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होती है, मतलब प्लस से माइनस की ओर होती है। और विद्युत धारा कैसी राशि है? एक अदिश राशि है, जबकि विद्युत धारा में परिमाण व दिशा दोनों होता है। तो इसका आप परिभाषा बताएंगे कि विद्युत धारा अदिश राशि इसलिए है क्योंकि विद्युत धारा सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, लेकिन एक बात और होती है यहाँ पे, जो विद्युत धारा है ना, वो कभी कभी हम लोग उसे सदिश मानते हैं, मतलब मानने का मतलब रिप्रेजेंट करते, दिखाते हैं। तो अगर कहीं पर ऐसे आपके यहाँ पे तो सिर्फ अदिश आएगा, लेकिन जब आप हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ेंगे तो वहां पे हम देखते हैं कि इसका जो एग्जाम्पल होता है यहाँ पे धारा भी होता है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल भी क्या होता है? धारा होता है। और कई जगहों पे इसको भी हम लोग यहाँ पे क्या मानते हैं? धारा को भी मानते हैं। लेकिन अगर धारा हमारे पास अगर 3 ऑप्शन दिया जाए कि धारा अदिश राशि है, धारा सदिश राशि है, धारा प्रदिश राशि है, तो ये वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, इस दोनों ऑप्शनों के बजाय। क्यों? क्योंकि प्रदिश राशि वही होता है जो अदिश और सदिश दोनों की भांति व्यवहार करता है, जैसे कि धारा, जैसे कि क्षेत्रफल, है ना। तो ये चीजें होती हैं। चलिए, तो इतना बातें हमने आज की क्लास में किया है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास यहाँ पे हमने एकदम डिटेल में एक एक चीजों को बहुत व्यवस्थित तरीके से डिस्कस किया। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये यूनिट सेकेंड है ना, तो इसके बारे में हम लोगों ने बात किया। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होता है, फिर आवेश तो होते हैं लेकिन आवेश वाहक क्या होते हैं, इसके बारे में हमने बात किया होगा। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ पे पीछे मैंने ऐसे बनाया है और यहाँ पे ऐसे, यहाँ से मैंने पढ़ाया आज की क्लास में, है ना, वो पिछले का है। तो यहाँ पे यूनिट 2 इलेक्ट्रोडायनेमिक्स विद्युत गतिकी, चैप्टर 3 है हमारे, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और विद्युत धारा जिसको हम लोग बोलते हैं। और हमने यहाँ पर बताया आपको कि यूनिट 1 में हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, यूनिट 2 में हमारे पास इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब इलेक्ट्रॉन रुका रहेगा, इलेक्ट्रोडायनेमिक मतलब इलेक्ट्रॉन गति करेगा। तो यहाँ पे रुके हुए इलेक्ट्रॉन को पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। और यूनिट 3 में सिर्फ चैप्टर नंबर 3 आता है, यूनिट 2 में चैप्टर नंबर 3 आता है, यहाँ पे सिर्फ चैप्टर नंबर 3 पढ़ना है। तो ये चीजें होती हैं, इनको हमने डिटेल में अध्ययन किया, समझा, पढ़ा। डिटेल में हमने देखा कि कंडक्टर अगर है, कोई चालक है, तो उसके अंदर हमारे पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर कोई विलयन है, ठीक है, ये हमारे पास एक अलग टॉपिक है, विलयन है, कोई सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे कौन होते हैं? मुक्त आयन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे सोडियम आयन, क्लोरीन आयन होगा। और जैसे कि यहाँ पे विद्युत धारा की परिभाषा 3 होती हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट हमारे लिए वो पहली दूसरी तीनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 12th के हिसाब से ये दोनों सही है, ये थोड़ा सा कम सही है। तो यहाँ पे मैंने बताया आपको कि जो विद्युत धारा बनेगी वो रैंडम मोशन से नहीं बनेगी, वो एक दिशा में जब जाएंगे तो ही बनेगी। तो देखो इनकी दिशाएं कुछ इस प्रकार से हैं। ठीक है, अच्छा, एक बात और यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं लास्ट में चल के, मुझे याद आ गई तो। ठीक है, यहाँ पे हम एक बात और क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास 1 पॉइंट 2 पॉइंट और यहीं पे मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, समझ जाइएगा। ये पॉइंट नंबर हमारे पास तीसरा है। क्या है तीसरा? कि धारा की दिशा, धारा की दिशा, हाँ भैया, इलेक्ट्रॉनों की गतिकी, इलेक्ट्रॉनों की गतिकी विपरीत दिशा में होती हैं। इलेक्ट्रॉनों की गतिकी विपरीत दिशा में होती हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, आता है एग्जाम में कि विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, तो प्लस से माइनस की ओर होती है, एक बात, और इलेक्ट्रॉन के विपरीत होती है। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां होते हैं? इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां से कहां गति करता है? माइनस से प्लस की ओर। अगर मैं चौथा पॉइंट इसी को बोलना चाहूं तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, जो इलेक्ट्रॉन होता है मेरे पास वो कहां से कहां गति करता है? वो गति करता है माइनस से प्लस की ओर। ठीक है, और विद्युत धारा कहां होती है? प्लस से माइनस की ओर, तो अपोजिट हो जाएगा। तो इतनी सारी बातों को हमने देखा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी। ठीक है, तो हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं, और अगली क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं इसी के आगे टॉपिक, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे धारा के प्रकार, है ना। एसी डीसी नहीं पढ़ना है यहाँ पे हमको, यहाँ पे तो सिर्फ डीसी करंट है। आगे हम लोग एसी पढ़ेंगे नई यूनिट में, ठीक है, यूनिट नंबर 4 के आसपास। लेकिन यहाँ पे हमारे पास डीसी करंट है, और इसके आधार पे हम लोग धारा के कितने प्रकार होते हैं, जिसमें औसत धारा, तात्क्षणिक धारा, तो उन पर बेस्ड सवाल भी हमारे पास आते हैं, तो उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, क्लास आपको कैसी लगी है जरूर आप मेंशन करें, और इस क्लास की नोट्स आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी, तो वहां से आप लिख लीजिएगा। और इस क्लास की डिटेल नोट्स, एक एक चीजों को अच्छे से मैं खुद लिख करके
आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देता हूँ, ठीक है। तो वहाँ से आप लिख करके अच्छे से आप पढ़ाई कर सकते हो। मिलते हैं अगली क्लास में जोरदार तरीके से। क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करना, क्योंकि एक कमेंट ही ऐसी चीज़ है यूट्यूब पे जिससे मैं और आप जुड़ सकते हैं, या मेरी बातें आप वीडियो के माध्यम से और आपकी बातें मैं कमेंट के माध्यम से समझ सकता हूँ, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में बच्चा।